Okay, so we'll go ahead with next topic today. So last lecture में we have seen in detail dielectrics and polarization. So I'll just very quickly go through dielectrics and polarization and then we'll go to the next topic. तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए when you say dielectrics. तो dielectrics का मतलब क्या होता है? Dielectrics का मतलब क्या होता है? What are dielectrics? They are insulators which are capable of storing इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो बेसिकली जब भी तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलोगे दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं व्हाई दे आर एबल टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बिकॉज दे जनरेट और दे प्रोड्यूस टेम्पररी डाइपोल मोमेंट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तुम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इनमें जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट सेपरेटिंग. मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल स्टार्ट सेपरेटिंग. जहाँ पे ये प्रोसेस होता है द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है और इस प्रोसेस को बोलते हो पोलराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ और द फेनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज पोलराइजेशन. जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, यू से देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिस सब्सटेंस के पास होता है इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो डाइलेक्ट्रिक्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था. वन वाज पोलर डाइलेक्ट्रिक, अदर वाज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे डू नॉट कोइंसाइड. सो अ पोलर मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड. तो हम इसको डिनोट करने के लिए वी यूज अ एलिप्स. एट द वन एंड वी शो अ पॉजिटिव चार्ज एंड एट द अदर वी शो अ नेगेटिव चार्ज. द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक. और पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर एक मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ कूलम्ब/मीटर. परमानेंट होता है यहाँ पे. देन यू हैव नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड. तो इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड हो रहा है, विच मीन्स जस्ट अ मिनट. ओके, तो क्योंकि यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन पोलर, तो ये पोलर था एज यू रिमेंबर. इन केस ऑफ पोलर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, बट इन केस ऑफ नॉन पोलर सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे कोइंसाइड. तो इन दिस केस द मॉलिक्यूल इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं था एज यू रिमेंबर. फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे. पोलर का HCl एंड हियर यू कैन से O2, N2, H2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. गुड. देन जब एक बल्क सब्सटेंस बनेगा, बल्क सब्सटेंस मतलब व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, तो उस केस में इफ यू हैव अ बल्क सब्सटेंस मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, तो हर एक पोलर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन एज आई जस्ट सेड ये जो डाइपोल मोमेंट्स है ना हर एक मॉलिक्यूल के, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. एंड वी नो दैट रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स का समेशन कितना होता है? 0. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 हो जाएगा. तो रिजल्टेंट विल बी 0 इन दिस केस. और अगर हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में मॉलिक्यूल्स के पास ही डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो सब्सटेंस के पास तो होगा ही नहीं. तो इन बोथ द केसेस सब्सटेंस डज नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट. पोलर सब्सटेंस के केस में हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड थे. दैट इज व्हाई रिजल्टेंट इज 0. और जो दूसरा सब्सटेंस है नॉन पोलर, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास ही डाइपोल मोमेंट नहीं था. दैट इज व्हाई द नेट डाइपोल मोमेंट वाज 0, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास ही नहीं तो सब्सटेंस के पास तो नहीं होने वाला है. बट व्हेन यू प्लेस देम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जब आप इनको दोनों को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस केस में क्या होता है, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड, तो दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। तो व्हेन यू कीप देम इन एक्सटर्नल फील्ड, ये जो डायपोल मोमेंट होते हैं ना, दे स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो डायपोल मोमेंट्स ये खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्जेस विल बी accumulated towards the negative of the field and negative towards the positive of the field, तो ऐसा होता है। Since I am doing a very quick recap, तो you should be aware of this, okay? तो electric field is from positive to negative, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बाहर के सरफेस पे एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेपरेट हो गए, मतलब ये मटेरियल हो गया पोलराइज। तो नाउ इट हैज़ परमानेंट, नॉट परमानेंट, टेम्पररी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। टेम्पररी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने एक्सटर्नल फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, तो वापस से दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड। और नॉन पोलर के केस में क्या होता है ना, नॉन पोलर के केस में हर एक मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंटली, ईच मॉलिक्यूल का चार्जेस का सेंटर इट स्टार्ट्स सेपरेटिंग। तो यहाँ पे पहले क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर दे वेयर एट द सेम पोजीशंस, लेकिन जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हुआ, और मैंने आपको बताया था देन वी डिनोटेड बाय डंबल शेप। तो जब भी डंबल शेप ऐसा रोटेशन हो, इसका मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेस बन गया नेगेटिव, ये सरफेस बन गया पॉजिटिव। मतलब दोनों ही टाइप के सब्सटेंसेस दे हैव डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इसके बाद अगर आपको याद होगा, वी हैव सीन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब रिडक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल फील्ड था वो पॉजिटिव से नेगेटिव था, उसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की वजह से एक सरफेस से पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरे पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे आपके पास एक इंटरनल फील्ड है, इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो नेट फील्ड है इनसाइड, इट इज ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। देयरफॉर देयर इज reduction in the value of electric field inside the dielectric। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके तुम कैपेसिटर सीखोगे टुमारो, यू विल, कैपेसिटर तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन एक सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में यू विल इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो तब ये पता होना चाहिए कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो रिकैप का भी रिकैप, dielectric is an insulator which is capable of storing electrical energy, लेकिन कब, when placed in an external electric field, ये याद रखना। There are two types of dielectrics, polar and non-polar। polar dielectrics में जो molecules होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है, it is not coinciding। So the molecules in which the center of positive and negative charge do not coincide is called as polar molecule, and a substance which is made up of polar molecules is called as polar dielectric। non-polar में positive charge और negative charge का जो center होता है, it coincides। So the molecule in which the centers of positive and negative charge coincide is known as non-polar molecule, and a substance which is made up of non-polar molecule is known as non-polar dielectric। दोनों ही केसेस में जब तुम बल्क मटेरियल बनाओगे, बल्क मतलब व्हेन यू टेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मेक अ सब्सटेंस, तो दोनों ही केसेस में नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। पोलार के केस में नेट डायपोल मोमेंट जीरो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट वाज रैंडमली ओरिएंटेड, और रैंडमली ओरिएंटेड अगर हो तो नेट रिजल्टेंट इज जीरो, क्योंकि वेक्टर्स व्हेन दे आर रैंडमली ओरिएंटेड रिजल्टेंट बिकम्स जीरो। लेकिन दूसरे केस में, नॉन पोलर डायरेक्टर के केस में, सब्सटेंस के पास डायपोल मोमेंट नहीं था क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास नहीं है। अगर मॉलिक्यूल के पास नहीं तो सब्सटेंस के पास नहीं होगा। बट व्हेन यू प्लेस दीज टू सब्सटेंसेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस पॉजिटिव बन जाता है, दूसरा सरफेस नेगेटिव बन जाता है दोनों केसेस में. तो द सब्सटेंस डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट, एंड इन दिस केस क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंटरनल सब्सटेंस के अंदर फील्ड जनरेट होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो दोनों फील्ड अपोजिट है, तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक द नेट फील्ड इज रिड्यूस्ड. इनसाइड बोल रहा हूँ मैं, अंदर बोल रहा हूँ, बाहर नहीं, बाहर तो एक्सटर्नल था. एंड बाय द वे जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इसको हम नॉर्मली ई नॉट से डिनोट करते हैं, ई नॉट. और ये नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह पे नहीं यूज कर सकते हो. ई नॉट तुम तब यूज करते हो, ई नॉट, वी नॉट, सी नॉट, जीरो नॉट, वो तब लिखते हो जब तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एयर में कितना है. जब तुम बोल रहे हो कैपेसिटेंस की वैल्यू व्हेन देयर इज एयर, जब तुम बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज एयर, तो जब भी एयर हो सराउंडिंग में तो पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नॉट लिखते हैं, यहाँ तक क्या परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, कैपेसिटेंस को हम लोग सी नॉट लिखते हैं. तो ये जो नॉट है ना, इट इज इम्पॉर्टेंट हियर. तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. तो अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो पहले वी विल गो थ्रू व्हाट आर कैपेसिटर्स. You know what are capacitors? What are capacitors? It is a component. Yes, it is a component. जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही है कैपेसिटर. लेकिन क्या है वो? तो कैपेसिटर is used to store electrical energy. Very good. फैन में भी होता है, उसको तुम कंडेंसर बोलते हो फैन में. So anyone knows how a capacitor looks like? Cylindrical, yes. No one else? What is capacitor? So capacitor लिखा हुआ है उसमें. Capacitor is a system consisting of two conductors. So capacitor is a system consisting of two conductors. आगे क्या? बस हो गया. Having equal and opposite charges separated by dielectric or insulator. ये important है. Having equal but opposite charges separated by a dielectric or an insulator. So capacitor is nothing but it is a system which has two conductors, and these two conductors have equal but opposite charges, and these two conductors are separated by a dielectric or an insulator. तो अभी ये भूलना नहीं. Capacitor is a system consisting of two conductors having equal but opposite charges and separated by dielectric or insulators. Normally कैपेसिटर तीन टाइप के होते हैं. एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपको सिलेबस में है. आपको सिलेबस में बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है. एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है. राइट, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकॉज देयर आर टू प्लेट्स एंड दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर. पुराने सिलेबस में दो टाइप और थे, एक था स्फेरिकल और एक था सिलेंड्रिकल. तो स्फेरिकल में क्या होता है ना कि स्फेरिकल में यू हैव टू स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक शेल्स. तो यू हैव, इस पे जेई नीट में तो क्वेश्चन आता ही है, तो मैं अभी बता देता हूँ. तो यू हैव टू कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, दे आर कॉन्सेंट्रिक, मतलब दे हैव द सेम सेंटर. तो अंदर का एक स्फेरिकल शेल है और बाहर का एक स्फेरिकल शेल है, दे आर कॉन्सेंट्रिक. अंदर एक कंडक्टर है और बाहर एक कंडक्टर है. तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है. यू मे ऑल्सो हैव सिलेंड्रिकल शेप, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर. यू मे हैव सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑल्सो. तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है, यू हैव अ सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं दो,
और ये इस टाइप के कैपेसिटर्स आपने देखे हैं, क्योंकि इसी टाइप के कैपेसिटर को तो बोलते हो कंडेंसर, जो फैन के अंदर यूज होता है ना, वो यही होता है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव कोएक्सियल सिलेंडर्स, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स होते हैं इसमें, समथिंग लाइक दैट। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो these are called as condensers in general, cylindrical capacitors, these are spherical capacitors and this is parallel plate capacitor। अब ये कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर बेसिकली स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो द कैपेसिटी या द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, what is the difference between resistance and resistor? Resistor is a component which opposes electric current, मतलब flow of charges, and the ability of a resistor to oppose electric current is known as resistance। वैसे ही सेम चीज है, capacitor is an instrument or a component which stores electrical energy and the ability of a capacitor, the ability of a capacitor to store electric charge or electric potential energy is known as capacitance। अब ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, दिस टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग। हमको और एक डेफिनेशन चाहिए टू हैव मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का और एक डेफिनेशन भी है, इट इज द रेशियो ऑफ, और कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। अभी वन ऑफ द चार्जेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों प्लेट पे चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। और बाय द वे कैपेसिटर में अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो दूसरे पे कितना होगा? नेगेटिव, क्योंकि अभी हमने बोला दे हैव इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। सो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। So if I have, by the way, अब ये भी तुमको पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव चार्ज है तो वो पोटेंशियल जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो इन दोनों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको मैं V बोल देता हूँ। तो बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस C इज द रेशियो ऑफ Q बाय V। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। गुड। तो कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स having equal but opposite charges separated by a dielectric or insulator। अब by the way यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ मटेरियल दिखाया ही नहीं, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इट इज सेपरेटेड बाय either dielectric or an insulator। तो आपको पता होना चाहिए एयर इटसेल्फ इज अ डाइलेक्ट्रिक। तो अगर दोनों प्लेट्स में कुछ नहीं भी है तो एयर है, और एयर खुद क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। तो इसके लिए आगे जाके आप बार बार सुनोगे एयर कैपेसिटर मतलब देन इन दैट केस द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड विद एयर। गुड। देन ये कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। सो द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो आपके घर में जो फैन है, फैन में भी होता है कंडेंसर मतलब होता है कैपेसिटर, और वो यही काम करता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। इन अ वे यू कैन से आपके मोबाइल फ़ोन का बैटरी भी वही है इन अ वे, क्योंकि आप जब मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग में लगाते तो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। चार्ज हो तो चार्ज कहाँ जा रहा है? बैटरी में जा रहा है। तो वहाँ पे इट इज़ लाइक कैपेसिटर। हम डिस्कस करेंगे बाद में इसको। गुड। तो अब वी वांट टू अंडरस्टैंड, हमने बोल तो दिया कि ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, but we want to understand how does a capacitor work. So what is the principle of capacitor? So let us understand
प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल है, इट इज टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो कैपेसिटर में एज यू नो देयर आर टू प्लेट्स, एंड बाय द वे हमारा फोकस होगा ओनली ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिया है। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस टेक प्लेट नंबर 1, आई विल कॉल दिस एज P1। अब मैं P1 पे ना प्लस Q चार्ज डिपॉजिट कर देता हूँ। गुड, देन एज यू नो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है P1, वो क्या जनरेट करेगा? पोटेंशियल। जहां भी चार्ज हो, चार्ज क्या जनरेट करता है? पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है P1, इसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ दैट इज V। तो V इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q। What is capacitance by definition? It is Q by V। तो मैं इसको बोल देता हूँ C1। तो C1 is the capacitance due to plate P1। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। तो कैपेसिटेंस होने के लिए कितने कंडक्टर्स होने चाहिए थे? 2। और मैंने यहाँ पे क्या बोला? यहाँ तो एक ही प्लेट था और फिर भी हमने क्या डिफाइन किया? कैपेसिटेंस। तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, कैपेसिटर 2 प्लेट्स है ना, ये तो एक ही प्लेट है, तो हाउ कैन आई डिफाइन कैपेसिटेंस? तो इन रियलिटी एनी डिवाइस, उसमें चाहे एक प्लेट हो या 2 प्लेट हो, इफ इट इज एबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। फिर हमने 2 प्लेट क्यों यूज़ की? इसका रीज़न है, देखो ऐसा है, अगर मैं एक प्लेट ले रहा हूँ तो इस प्लेट का कुछ एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि हमने तो पहले देखा था, एक चार्ज लाओगे नो वर्क इज डन, 2 चार्ज लाओगे तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ज़्यादा चार्ज लाओगे तो और वर्क होगा, और ज़्यादा चार्ज लाओगे तो और वर्क होगा, जितना ज़्यादा चार्ज लाओगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, और वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मेरे पास सिंगल प्लेट भी है, पहले ये अनचार्ज था, मैंने चार्ज लाया, नो वर्क इज डन, फिर मैं दूसरा चार्ज लाया, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, फिर मैं और चार्ज लाया, लाते गया, तो जितना ज़्यादा चार्ज मैं ला रहा हूँ उतना ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे प्लेट में एनर्जी स्टोर हो गया, तो ये कैपेसिटर है। यस। फिर हमको दूसरे प्लेट की ज़रूरत क्या पड़ गई? अब सोचो क्या होगा। मतलब मुझे ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना है, इसका मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी का स्टोर करना है, तो प्लेट का एरिया भी क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। द लार्जर द एरिया इज द मोर चार्ज विल बी स्टोर्ड, विच मीन्स द मोर एनर्जी विल बी स्टोर्ड। बट हमारे ऊपर लिमिटेशंस होते हैं ना, हम लोग प्लेट का साइज ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकते, नहीं हो सकता। थिंक, मोबाइल फ़ोन में बैटरी के लिए स्पेस छोटा ही होता है, बहुत छोटा होता है। इमेजिन मैं कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन के अंदर, क्योंकि आई वांट टू स्टोर चार्ज। बाद में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है ना, चार्जिंग से निकाल के लेके जाते हो ना, कि दिन भर चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हो, नहीं ना ऐसा। तो वी हैव टू स्टोर, और हमको आजकल का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि वी वांट टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज। तो फिर प्लेट का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, फिर मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा, टैब बन जाएगा, इतना बड़ा टैब लेके घूमना पड़ेगा आपको। तो वी कैनॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग द साइज़। तो व्हाट वी डू इज, हम एक काम ऐसा करते हैं, इसी के पास में और एक प्लेट रख देते हैं, कंडक्टिंग प्लेट है। हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, हमने चार्ज सिर्फ पहले प्लेट को दिया था, दूसरे को कुछ नहीं किया, पर ये कंडक्टर है। याद है कल ही मैंने बताया था, कंडक्टर में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, फ्री एंड नॉर्मल। तो बेसिकली ऐसा होता है, जो P2 प्लेट का सरफेस नियर टू P1 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, मतलब टुवर्ड्स द प्लेट P1, करेक्ट। और अगर यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? पॉजिटिव। बट ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं। तो व्हाट वी डू इज, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट था P1 विच हैज चार्ज ऑफ +Q, हमने उसके पास में एक प्लेट रख दिया, कंडक्टिंग प्लेट है, तो नियर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो फार्दर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है
ये पोटेंशियल को कम करेगा और जो पॉजिटिव साइड है वो पोटेंशियल को बढ़ाएगा। लेकिन नेट इफेक्ट इज द रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये अंदर के साइड पे है। ये P1 प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसका पोटेंशियल कितना था? V था। और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ ये पोटेंशियल को क्या कर देता है? कम। और जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेंशियल को वापस क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं अर्थिंग। सुना है ये नाम? सुना है? ग्राउंडिंग सुना है? आप सबके घर में किया होता है ये? नहीं तो फिर करंट लगेगा। अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो आपने किसी भी स्विच को हाथ लगा दिया ना तो यू फील अ करंट। तो व्हाट वी डू इज, ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने ग्राउंडिंग करके या अर्थिंग करके इसको ड्रेन कर दिया, तो यहाँ से चार्ज हटा दिया। तो अभी क्या हो रहा है? जो नेगेटिव चार्ज बचा अंदर की साइड पे इसने पोटेंशियल को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जो पोटेंशियल है किसका पोटेंशियल है? प्लेट P2 का। कब? व्हेन इट इज ग्राउंडेड। तो पोटेंशियल कितना है? V डैश है। कितना है? V डैश है। व्हाट इज नेट पोटेंशियल नाउ? व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? V माइनस V डैश। माइनस क्यों? क्योंकि V ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल था, वो पॉजिटिव था, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव। तो व्हाट इज नेट पोटेंशियल? V माइनस V डैश। सो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? व्हाट इज कैपेसिटेंस? Q बाय पोटेंशियल। तो Q बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना आ गया? V माइनस V डैश। करेक्ट। अब वो एकदम से पहली बार में नहीं समझ में आता, थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा। हमने कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे किया था? Q बाय V। इसका मतलब तुमको समझ में आया कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल के साथ कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्स। तो अगर पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग बाय ब्रिंगिंग अनदर प्लेट नियर टू द फर्स्ट प्लेट। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है उसने पोटेंशियल को क्या कर दिया? कम। और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी सिंपल। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। यू हैव टू पे अटेंशन बिकॉज इट इज प्योरली थ्योरी। ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, हमारे पास एक प्लेट था P1, हमने इस प्लेट P1 पे चार्ज डिपॉजिट कर दिया प्लस Q। ऑफ कोर्स जब तुम चार्जेस को ला के प्लेट P1 पे डिपॉजिट कर रहे थे तो वर्क इज डन। वर्क डन है तो इस प्लेट में ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। मतलब तुम सिंगल प्लेट को भी कैपेसिटर बोल सकते थे। अब जो ये पॉजिटिव प्लेट है P1, इसका जो पोटेंशियल होगा उसको मैं बोल दूंगा V। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना हुआ? Q बाय V। द प्रॉब्लम हियर इज, अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो मुझे प्लेट का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम प्लेट का एरिया एक लिमिट से ज़्यादा कर नहीं सकते। बट द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ इतना प्लेट एरिया रहने के बाद जितना कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल रहा है इट इज़ टू स्मॉल। तो मुझे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना है तो हमने क्या किया कि एक की जगह पे दो प्लेट यूज़ कर लिए। तो सेकेंड प्लेट है, इट इज़ ऑल्सो कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है तो जो इसका नियर साइड है, मतलब जो साइड विच इज फेसिंग प्लेट P1, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी इसका नेगेटिव होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? पोटेंशियल को कम कर रहा है। और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? पोटेंशियल को वापस से बढ़ा रहा है। बट नेगेटिव चार्ज ये कंपैरेटिवली पास में है, तो नेट इफेक्ट इज द रिडक्शन ऑफ द पोटेंशियल। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? फिर भी हम लोग ग्राउंडिंग कर लेते हैं, अर्थिंग कर लेते हैं। इससे हमारा और भी बेनिफिट होता है, क्योंकि तुमने अगर अर्थिंग कर लिया तो जो पॉजिटिव चार्ज था बाहर के सरफेस पे तुमने उसको पूरा ड्रेन कर लिया। मतलब ये जो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था जो पोटेंशियल को वापस बढ़ा रहा था तुमने उसको निकाल दिया। तो अब जो नेगेटिव चार्ज बचा अंदर की तरफ उसने पोटेंशियल को क्या कर दिया? कम कर दिया। और जो न्यू पोटेंशियल है, लेकिन न्यू पोटेंशियल कम आफ्टर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करने के बाद जो न्यू पोटेंशियल है वो क्या है? V डैश है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? नेट पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस V डैश, वेयर V इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एंड V डैश इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट P2, नेगेटिव प्लेट। करेक्ट। तो न्यू कैपेसिटेंस
न्यू कैपेसिटेंस, इसको मैं C2 बोल देता हूँ, C डैश बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, इट इज चार्ज अपॉन, बाय द वे अब बोला कि पहले भी चार्ज क्यू लिखा था, अब तो यहाँ पे भी चार्ज माइनस क्यू आ गया, तो फिर यहाँ पे चार्ज क्यू क्यू लिखा है, वो डेफिनेशन है, मैंने क्लियरली बोला इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। दोनों में से एक ही प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, एक प्लेट है तो भी चार्ज क्यू, दो प्लेट है तो भी चार्ज क्यू होगा, अपॉन नेट पोटेंशियल। व्हाट इज नेट पोटेंशियल? V माइनस V डैश। तो एज यू सी दैट कैपेसिटेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल V था तो पोटेंशियल ज़्यादा था तो कैपेसिटी कम था, अब पोटेंशियल हो गया V माइनस V डैश, पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गया विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट। क्लियर यहाँ तक? दिस इज हाउ अ कैपेसिटर स्टोर्स मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट बाय पुटिंग अनदर प्लेट। इसके लिए हम लोग नॉर्मली दो कंडक्टर्स यूज करते हैं, दैट इज वाई इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। now the clear, having equal but opposite charges। तो सिलेंड्रिकल में भी वैसा होता है, स्फेरिकल में भी वैसा होता है। तो क्या होता है पता है, अगर आप अंदर के स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर की सरफेस पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर क्या करोगे? ग्राउंडिंग कर लोगे। सेम गोज विद द सिलेंड्रिकल वन, ग्राउंडिंग कर लोगे। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का क्लियर? श्योर। तो जो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? ग्राउंडिंग, मतलब अर्थिंग, मतलब वो चार्ज वहाँ से निकाल लेते हैं। इट इज लाइक ड्रेनिंग द चार्ज, चार्ज निकाल के डाल दिया। यहाँ तक क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बिफोर आई गो टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यू शुड नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो हमको कैपेसिटर, रजिस्टर, ये सारा एक सर्किट में यूज करना है, और सर्किट में हम लोग अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो बड़े बड़े प्लेट्स को दिखाएंगे नहीं, तो व्हाट वी डू इज वी जस्ट पुट लाइंस, टू लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये होता है सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अगर एक लाइन छोटा और एक लाइन बड़ा ऐसा किया तो ये पता है क्या होता है? सेल, इट इज अ सेल, तो प्लस एंड माइनस। तो कैपेसिटर के लिए फॉर सर्किट सिंबल वी यूज टू लाइंस ऑफ द सेम लेंथ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, इसके आगे थोड़ा सा डेरिवेशन भी आएगा अब। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस डू यू नो? सीरीज एंड पैरेलल। तो यहाँ पे भी दो ही है। मुझे पहले ये बताओ, हाउ डू यू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हाउ डू यू डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन? ओके, करेक्ट बट हाफ करेक्ट। हाउ डू यू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछता हूँ क्योंकि बेसिक ही लगता है। नहीं तो ठीक है, अब एक एक करके बताता हूँ, पर ध्यान दो फिर। वेल बाय द वे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड क्यों है? यू नो क्या होता है ना, समटाइम्स इन अ सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज नीडेड, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, ये सारे कैपेसिटर मिला के एक सिंगल रोल परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स is to be used in a circuit, तो sometimes हम लोग ये पूरा कॉम्बिनेशन हटा के, तो sometimes it can be replaced by a single capacitor, it can be replaced by a single capacitor, और वो सिंगल कैपेसिटर वही काम करेगा जो सारे कैपेसिटर मिलके कर रहे थे। सो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर विच हैज द सेम कैपेसिटेंस,
which has the same capacitance as that of the combination, as that of the combination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, ये नंबर ऑफ कैपेसिटर मिलके एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सारे कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल लगा सकते हैं, और उस सिंगल कैपेसिटर का नाम है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब बेसिकली ये जितने भी कैपेसिटर थे, all of the capacitor will be replaced by a single capacitor and the value of the capacitor will be same as that of the combination। और थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं 10 कैपेसिटर लगा रहा हूँ तो मुझे 10 कैपेसिटर के लिए पे करना है। नंबर 2, अगर मैं 10 कैपेसिटर लगा रहा हूँ तो सर्किट विल टेक मोर स्पेस। तो अगर मैं 10 कैपेसिटर हटा के सिंगल लगा दूँ तो एक ही कैपेसिटर खरीदना पड़ेगा, तो दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। नंबर 2, अगर मुझे 10 की जगह पे एक ही कैपेसिटर लगाना है तो इट विल रिक्वायर लेस स्पेस, मतलब आपका सर्किट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट। इट विल बिकम कॉम्पैक्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। एक को आप बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को आप बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। So there are two types of combinations. One is series and the other is parallel. तो पहले हम लोग देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे वो रजिस्टर का हो, चाहे वो कैपेसिटर का हो, वो होता क्या पहले वो समझ लो। जब हम कैपेसिटर्स को या रजिस्टर्स को या फिर फॉर दैट रीजन किसी भी कंपोनेंट को ऐसा कनेक्ट करते हैं सो दैट ओनली वन इलेक्ट्रिकल पॉइंट इज कॉमन बिटवीन देम। So when the capacitor are connected end to end, एक कैपेसिटर का एक टर्मिनल ये दूसरे के साथ कनेक्टेड है। So when the capacitors are connected end to end, such that only one electrical point is common between the two, only one electrical point। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है, पहले का और दूसरे का एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है, दूसरे का और तीसरे का एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है। देन सच अ कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। सो व्हेन 3-4 तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो, तो मैं तीनों चारों बता दूंगा। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट या फिर बोल सकते हो are connected end to end in such a way that are connected end to end in such a way that only one, दोनों में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है। only one electrical point is common between them, then the combination is said to be series combination. ये एक तरीका है, 3-4 तरीके हैं बताने के, तुम और भी डिफरेंट वे से इसको बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट इज सेम? क्या सेम होता है? करंट। सो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द करंट थ्रू ऑल द कैपेसिटर इज सेम, देन इट इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सेकंड वे है। और भी मेथड्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। तो इफ यू सी, ये पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरे का पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। व्हाट डू यू नोटिस? व्हेन द सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सो ऑन, देन द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसा भी बोल सकते हो। और व्हेन the second plate of first capacitor is connected to
is connected to first plate of second capacitor and so on and so on, then the combination is said to be series. Then the combination is said to be series combination. Right? और एक मेथड भी है. There are 3 to 4 ways of describing the same thing. मैं तीनों चारों इसलिए बताता हूँ कि एग्जाम में जो याद आए यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. इट्स नॉट कंपल्सरी कि तुमको ऐसा ही लिखना है. यू कैन जस्ट एक्सप्रेस. अभी देखो ऐसा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया होता या सेल से कनेक्ट कर दिया होता जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता V, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी या सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V. जो पहला कैपेसिटर है C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1. जो दूसरा कैपेसिटर है C2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2 और C3 के अक्रॉस होगा V3. You know what is the meaning of potential drop? What is potential drop? What is EMF and what is potential difference? 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है ये. नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बिना आगे जाके मतलब नहीं निकलेगा. यू हैव टू नो द बेसिक्स. देखो ऐसा है, सबसे पहले अभी जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऐसा है, हमारे पास है एक सेल, हमारे पास है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो यू हैव अ सेल एंड यू हैव अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अभी अभी तुमने ही बोला रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है. किसको अपोज करता है? चार्ज को अपोज करता है. तो अगर मुझे यूनिट चार्ज को, मैंने यूनिट पॉजिटिव नहीं बोला, यूनिट नेगेटिव नहीं बोला, क्योंकि दोनों ही चलते हैं डिफाइन करने के लिए. अगर मुझे यूनिट चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, मतलब मुझे उसको एक बार घुमा के लाना पड़ा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? मैं और बताता हूँ. ये क्या है? रेजिस्टेंस है. इमेजिन मुझे यूनिट चार्ज को, वो यूनिट चार्ज यूनिट पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब +1 कूलम. वो यूनिट चार्ज यूनिट नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब -1 कूलम. मुझे अगर यूनिट चार्ज को वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट उसको घुमा के लाना है, व्हाट शुड वी डू? ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज अपने आप जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन मतलब क्या होता है? एनर्जी. सो रिमेंबर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट इज डिफाइंड एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब मैंने कंप्लीट सर्किट ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऐसा है, ये जो सेल तुम यूज कर रहे हो, ये जो सेल है ये एनर्जी का सप्लायर है. रजिस्टर ये अपोज कर रहा है चार्ज के मोशन को, और चार्ज को पुश करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन सप्लाई कर रहा है? सेल. लेकिन सेल तो खुद किसी मेटल से बना होगा ना. फॉर एग्जांपल ये रिमोट में मैं सेल यूज कर रहा हूँ, ये खुद किसी मटेरियल से बना है, और जहाँ भी मटेरियल हो वहाँ पे खुद का क्या होता है? रेजिस्टेंस. तो जो भी सेल तुम यूज कर रहे हो उसके खुद के मटेरियल ने भी रजिस्ट कर दिया, उसको तुम बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या बोलते हो? तो जो चार्ज को तुम सर्कुलेट कर रहे हो, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया ना, इसका मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया वो सेल का खुद का है, इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो रिमेंबर, मैंने जब बोला द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट. अभी कंप्लीट सर्किट में कितने रेजिस्टेंस आ गए? इंटरनल और एक्सटर्नल. तो जो एनर्जी हमको लगा टू सर्कुलेट द चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, इट इज यूज्ड टू ओवरकम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इसको बोलते हो EMF. क्या बोलते हैं इसको? तो EMF इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. EMF के नाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन वो फोर्स नहीं है. वो कौन है?
एनर्जी है। कौन है वो? एनर्जी है। कौन है वो? एनर्जी है। तो EMF इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस ऑन द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट में इंटरनल भी आ गया, एक्सटर्नल भी आ गया। अगर मुझे यूनिट चार्ज को सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ओवरकम करवाना होता तो उस केस में जो एनर्जी लगता उसको तुम बोलते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड for unit charge to overcome just the external resistance is called as terminal potential difference. तो EMF ज़्यादा कि terminal potential difference ज़्यादा? EMF. वेरी गुड, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब ऐसा है, ये जो सेल है, जो EMF है, वो सेल सप्लायर ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी सप्लाई करता है और रेजिस्टेंस क्या है? एनर्जी खाता है, बराबर। तो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ एनर्जी का क्या होगा? क्या होगा? ड्रॉप होगा। इसलिए क्या बोलते हो? पोटेंशियल ड्रॉप। तो जहाँ भी रेजिस्टेंस दिखा वहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर एक की जगह पे दो रेजिस्टेंस हो तो व्हाट डू यू थिंक? पहले रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और दूसरे को ओवरकम करने में भी क्या हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, करेक्ट। तीसरा होता तो क्या होता? पोटेंशियल ड्रॉप होता। वेरी गुड। तो अब ये देख के बताओ, यहाँ पे अगर टोटल वोल्टेज V है तो ये टोटल वोल्टेज किसने किसने यूज किया? पहले कैपेसिटर ने, दूसरे ने और तीसरे ने, सही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख सकते हैं ना ऐसा? तो ये तीसरा डेफिनेशन बन जाएगा ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द सम ऑफ एडिशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर इज इक्वल टू, ये कौन है? इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने बाहर से अप्लाई किया। तो कैसे डिफाइन करोगे? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच the sum of potential drop across all the capacitors is equal to applied potential difference is known as series combination. So in a combination of resistors, in a combination of यहाँ पे capacitors होगा, in a combination of capacitors, if the sum of potential drops across all the capacitors is equal to क्या? is equal to applied potential difference, क्योंकि ये बैटरी हमने लगाया तो हमने अप्लाई किया, इसलिए क्या बोलते हैं? is equal to applied potential difference, is equal to applied potential difference, then the combination is said to be series combination. Then the combination is said to be series combination. Is said to be series combination. Right? तो ये चार तरीके हैं एक ही चीज को समझाने के। तुमने पहले बोला when capacitor are connected end to end in such a way that only one electrical point is common between them. Okay. फिर तुमने बोला ऐसा कि when the capacitors are connected in such a way that the second plate of first capacitor is connected to the first plate of second capacitor and so on. Okay, ठीक। फिर तुमने बोला this one, क्या बोला तुमने? in a combination of capacitor if the sum of potential drop across all the capacitor is equal to applied potential difference, and the combination is said to be series combination. और एक तरीका है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने चार्ज प्लस क्यू दिया होता तो ड्रॉ ही कर देता हूँ वापस, बेटर ऑफ। व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक 3 कैपेसिटर्स हियर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, 3 कैपेसिटर ले लेते हैं यहाँ पे। फाइन, ये था पहला प्लेट पहले कैपेसिटर का, ये था दूसरा प्लेट पहले कैपेसिटर का,
और यहाँ पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है, मोर और लेस। हम लोग चार्ज देते हैं सिर्फ एक प्लेट को, सिर्फ एक प्लेट को। यहाँ पे तुमने पॉजिटिव क्यू चार्ज डाल दिया, यहाँ तुमने पॉजिटिव क्यू चार्ज डाल दिया, तो यहाँ पे अंदर कितना चार्ज है, नेगेटिव क्यू। और अगर यहाँ पे नेगेटिव क्यू आया तो इसके बाहर कितना आया, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्यू आया तो ये कितना आएगा, नेगेटिव क्यू। अगर ये नेगेटिव आया तो ये कितना आएगा, और ये पॉजिटिव क्यू आया तो ये कितना आएगा, फिर ये कितना आएगा, और फिर ये कितना आएगा, और फिर ये कितना आएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दोगे। What do you notice? What do you see? सारे ही कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज है। So when the capacitors are connected in such a way that the charges on each capacitor are same, then such a combination is said to be series combination. तो ये चौथा तरीका है। तो this is how you have to remember. तो अगर सारे ही कैपेसिटर पे चार्ज सेम हो तो कॉम्बिनेशन सेट टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब डिराइव कर लेते हैं कुछ, कब से थ्योरी चल रहा है, कोई बात नहीं। डू यू नो व्हाट इज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q by V। वेरी गुड। तो व्हाट विल बी C1, Q1 by V1। लेकिन Q1 Q2 Q3 तो सेम है ना, अभी तो बताया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। C2 क्या आएगा, Q by V2, क्योंकि what is the potential drop across C2, it is V2। तो मुझे बताओ C3 क्या आएगा, Q by V3। वेरी गुड। तो यहाँ से V1 क्या आएगा, Q by C1। और V2 क्या आएगा, Q by C2। V3 क्या आएगा, Q by C3। करेक्ट। इन सबको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो substituting in equation 1, तो you will get V equal to V1 plus V2 plus V3। लेकिन V1 कितना है, Q by C1। V2 कितना है, Q by C2। और V3 कितना है, Q by C3। क्लियर, राइट। इक्वेशन नंबर 2। बट अभी मैंने बोला, मैंने इसके लिए थ्योरी लिखना पड़ता है कहीं कहीं पे, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है थ्योरी लिखने का, ओके। और जरूरत क्यों पड़ती है पता है, अभी हमने क्या लिखा, व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज टू बी यूज्ड इन अ सर्किट, समटाइम्स इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन तुमने रिप्लेस कर लिया किससे, एक कैपेसिटर से। और वो एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब मैं ये सर्किट में से, इस सर्किट में से तीनों कैपेसिटर हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकता था। तो व्हाट आई कुड हैव डन इज, ये सब हटा देते हम लोग और हम लगाते थे एक सिंगल कैपेसिटर। और वो जो सिंगल कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है उसको मैं नाम दे दूंगा C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट। लेकिन ये सीरीज था तो इसलिए इसको बोलते हैं CS। क्या बोलते हैं इसको, CS। बराबर, गुड। तो मुझे अभी ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तुमने बोला यहाँ पे Q by V। तो व्हाट विल बी CS, Q by V। व्हाट इज द चार्ज, Q। क्योंकि सीरीज में अगर एक कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो दूसरे पे भी Q है, तीसरे पे भी Q है, और पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितना है, Q है। क्लियर है तक। तो व्हाट इज CS, Q by V, वेयर V इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से V क्या आ गया, Q by CS। इक्वेशन नंबर 3। व्हाट डू यू सी, इक्वेशन 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, सेम आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you have Q by CS। बाय द वे, ये जो तुमने सर्किट ड्रॉ किया ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब जब तुमने पूरा कॉम्बिनेशन हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया, उसको बोलते हो इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में एक ही कैपेसिटर दिखना चाहिए, डन।
तो ये आ जाएगा आपका Q बाय सी इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। इसमें से Q Q Q हो जाएगा कैंसल, तो यू हैव 1 बाय सी एस इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। करेक्ट, गुड। ये 3 कैपेसिटर के लिए है, तो आई जस्ट वांटेड टू डिराइव इट फॉर 3 कैपेसिटर, बट इफ यू हैव n कैपेसिटर्स, तो फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो फॉर n कैपेसिटर्स व्हाट विल बी इक्विवेलेंट 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 अप टू Cn। और इसमें भी अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम हो गई, तो इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn इक्वल टू C, तो तुम लिखोगे 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C कितनी बार? n टाइम, क्योंकि हमारे पास n कैपेसिटर थे। 2 होते तो 1 बाय C प्लस 1 बाय C 2 बार लिखते, 3 होते तो 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C 3 बार लिखते, मतलब n होंगे तो कितने बार लिखोगे? n टाइम्स। तो व्हाट इज 1 बाय CS? n बाय C। तो यहाँ पे CS कितना हो गया? C बाय n। करेक्ट, गुड। अब ये पता है तो तुम्हें जेईई नीट के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। चलो एक बात बताओ, इफ आई हैव, मैं वैसे बाय द वे अभी कैपेसिटेंस हम लोग फैरेड में मेजर करते हैं, वो बताना रह गया, इसके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 कैपेसिटर है, 10 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी 10 फैरेड, आई हैव 10 कैपेसिटेंस, ईच ऑफ कैपेसिटी 10 फैरेड, व्हाट इज इक्विवेलेंट? 1। कितना? 1, बराबर। If I have 10 capacitors, each of capacity 5 by 10, that is 1 by 2. If I have 5 capacitors, each of capacity 100, 20, करेक्ट। तो दो चीज़ें तुमको समझ में आई कि जब तुम्हारे पास सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स हो तो डायरेक्टली C by N कर लो। नंबर 2, सीरीज में लगाने के बाद इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम हुआ कि बढ़ गया? हर एक का 100 था, ऐसे 5 थे, सीरीज में लगा दिया, कम हो गया। आपको पता है सीरीज में जब तुम रेजिस्टेंस लगाते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ता है और कैपेसिटेंस कम होता है, और जब तुम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ पे बढ़ेगा, वो हम देखेंगे बाद में। गुड। तो अब बिफोर आई रिवाइज दिस, कैपेसिटर का कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस जब हमने डिफाइन किया था Q by V, तब बताना रह गया SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। अभी फैरेड क्या होता है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज 1 फैरेड? तो 1 फैरेड मतलब क्या? अगर मैं ये जो कैपेसिटर के 2 प्लेट्स है, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स में से किसी भी एक प्लेट पे 1 कूलम का चार्ज डाल देता हूँ, मतलब 1 कूलम से चार्ज बढ़ा देता हूँ, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ता है, तो उसको बोलते हो 1 फैरेड। सो 1 फैरेड इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट। तो जब 2 प्लेट्स में से किसी भी एक प्लेट का तुम चार्ज 1 कूलम से बढ़ाते हो, और अगर 1 कूलम से चार्ज बढ़ने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ गया, तो उसको कैपेसिटी को तुम बोलते हो 1 फैरेड। सो 1 फैरेड इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स rises by 1 वोल्ट व्हेन यू गिव 1 कूलम ऑफ चार्ज टू इट। लेकिन ये 1 फैरेड ये बहुत बड़ा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस क्लासरूम में 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं किलोमीटर तो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ टू बिग यूनिट, मीटर सेंटीमीटर सफिशिएंट। तो सिमिलरली कैपेसिटर्स के केस में फैरेड इज टू बिग यूनिट, तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फैरेड विच इज 10⁻⁶, नैनो फैरेड विच इज 10⁻⁹, पिको फैरेड विच इज 10⁻⁻12। तो नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आएंगे तो यू विल सी दैट कैपेसिटी इज नॉर्मली इन माइक्रो और पिको और नैनो फैरेड्स। Now coming to the revision of series combination, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अभी डिफाइन तो तुमको करते आता ही है। तो अगर हम लोगों ने कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट कर दिया
सच दैट दो कैपेसिटर्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव कैपेसिटर में सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है, या फिर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया सच दैट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, या फिर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट कर दिया बताओ, सच दैट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स is equal to the potential applied potential difference is known as series combination। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीके थे। तो हमने क्या किया, हमने तीन कैपेसिटर को C1, C2 और C3 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और हमने इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा वो होगा V1, दूसरे के अक्रॉस होगा V2 और तीसरे के अक्रॉस होगा V3। पहले पे चार्ज अगर Q है तो दूसरे पे भी Q है और तीसरे पे भी क्या है, Q है। And you can see V equal to V1 plus V2 plus V3 equation number 1 ये बाय डेफिनेशन है, राइट। तो तुमको डिफाइन करते आना चाहिए, you have to know how to define series combination, good, then you know what is by definition capacitance, it is Q by V। तो अगर मैं पहले कैपेसिटर का कैपिटल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Q1 by V1, लेकिन Q1, Q2, Q3 सब क्या है, Q है, तो Q by V1। तो यहाँ से मुझे V1 क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे V1 मिल जाएगा Q by C1। तो सिमिलरली आई कैन गेट V2 इक्वल टू Q by C2 एंड आई कैन गेट V3 इक्वल टू Q by C3। अब ये V1, V2, V3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो V इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैंने पहला ही पॉइंट लिखा कि हम ये कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो समटाइम्स वी कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल कैपेसिटर। वो सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज सेम एज दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन। उस सिंगल कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पे उसी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं बोलूँगा CS, क्योंकि ये सीरीज में था, राइट। तो मैं अगर ये सारे तीनों के तीनों को हटा के सिंगल लगा रहा हूँ तो ऐसा बन गया सर्किट। और इस सर्किट में वापस तुम कैपेसिटेंस का डेफिनेशन यूज कर लो, क्या था, Q by V, राइट, करेक्ट। लेकिन सिर्फ C को क्या बोलोगे, CS। और अगर हर एक कैपेसिटर पर चार्ज Q था तो इक्विवेलेंट पे भी कितना है, Q है। तो इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you will have of course Q by CS equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। Q गया तो 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। और अगर मेरे पास 3 की जगह पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते तो you will get equivalent as 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 up to 1 by Cn। और अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटी सेम होता तो you get 1 by CS equal to क्या है, 1 by C plus 1 by C plus 1 by C कितनी बार आ गया, n टाइम्स। तो 1 by CS क्या आ गया, n by C। तो CS क्या आ गया, C by। गुड। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे अनलाइक सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी दो कैपेसिटर में एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सारे कैपेसिटर्स के एक एक प्लेट्स को एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे को दूसरे पे कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हाँ, सारे कैपेसिटर का एक एक प्लेट इज टू वन कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट एंड द सेकंड प्लेट इज टू अदर कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट। उसको तुम बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको भी डिफाइन करने के 3-4 तरीके हैं, मैं 2 बता दूंगा, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आएगा आपको चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। वहाँ पे आपको बहुत सारे स्प्रिंग्स दिए होंगे और आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा स्प्रिंग किसको पैरेलल है किसको सीरीज है। तो यू हैव टू ऑफ कोर्स नो कि सीरीज और पैरेलल में तुम आइडेंटिफाई करते हो। देयर आर मेनी आइडेंटिफायर्स, जैसे करंट अगर सेम हो तो
अब देखो एक क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताने वाला हूँ मैं, इसका अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बताने ही वाला हूँ, लेकिन अभी बात चली रही है तो इट्स बेटर दैट यू नो नाउ। फिलहाल मैं यहाँ रेजिस्टेंसेस दिखा रहा हूँ, बट यू कैन ऑल्सो हैव द सेम फॉर कैपेसिटर्स। ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट बाहर गया, यहाँ बताया I1, यहाँ बताया I1, यहाँ बताया I2, यहाँ पे बताया I3, यहाँ बता दिया I4, ओके, और यहाँ पे बता दिया I3, फिर यहाँ पे आके वापस बोल दिया I2, और इधर गया वापस से I। आइडेंटिफाई करो कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो अगर मैं इसको R1 बोल रहा हूँ, इसको मैं R2 बोल रहा हूँ, दोनों में करंट सेम है तो सीरीज है ना। इसको मैं R3 बोल देता हूँ, इसको मैं R4 बोल देता हूँ, इसको मैं R5 बोल देता हूँ, इसको मैं R6 बोल देता हूँ, इसको मैं R7 बोल देता हूँ। I3 और I3 तो ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है, राइट, तो ये सीरीज में है। लेकिन R5 R6 तो सीरीज में है, और R4 इसमें करंट सेम है क्या, नहीं, तो वो पैरेलल में है। तो इसके लिए ये छोटे छोटे चीज़ें हैं विच यू हैव टू नो वाइल डूइंग थ्योरी में ध्यान होगा तो ही मार्क्स निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो हमारे पास मैं वापस 3 ही कैपिटल लूँगा, वी विल डिराइव फॉर 3 एंड देन जनरलाइज फॉर n। तो हमारे पास ये पहला कैपेसिटर है, लेट अस से C1 इसकी कैपेसिटी है, तो चार्ज इज Q1 हियर। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, इफ आई टेक 3 कैपेसिटर्स, गुड, और ये C2 कैपेसिटी, चार्ज Q2, C3 कैपेसिटी और चार्ज Q3। अगर मैं इसके पहले 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 तीनों प्लेट्स को, मतलब 1 1 1 फर्स्ट प्लेट, अगर मैं इन तीनों को, तीनों के पहले पहले प्लेट्स को इफ आई कनेक्ट इट टू कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट, और ये तुम सबने रियल लाइफ में किया हुआ है, इससे पता नहीं तो तुम ये कर रहे हो। कई बार ना हम वायर को छिलते हैं और 2 वायर को जॉइंट मारते हैं, करते हैं ना सर, वही तो कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट को ज्वाइन कर रहे हो, और ये तीनों कैपेसिटर का पहला पहला प्लेट एक कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट के पास जा रहा है, इसको A नाम दे दो। और ऐसा ही तुम दूसरे प्लेट के साथ भी कर रहे हो, सेम थिंग, और उसको B नाम दे दो। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो व्हेन one plate of each capacitor is connected to a common electrical point and the other plates are connected to another common electrical point, then such a combination is said to be parallel combination। अब उससे और एक डेफिनेशन बनता है, ये तो है ही, इससे और एक बनेगा। क्या होगा अगर मैं A पॉइंट से एक सेल निकाल लूँ, A और B, इन दोनों के बीच में एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कनेक्टिंग अ सेल और अ बैटरी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, एंड मान लेते हैं कि जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। कितना है, कितना है, V है। तो इफ आई कनेक्ट दिस बैटरी और सेल अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B, what will be potential difference across C1, V, across C2, V, across C3, V। सीरीज में क्या था, सीरीज में चार्जेस सेम थे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन चार्जेस अलग है। तो ये तुम्हारा नया डेफिनेशन बन गया। इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट the charges on each of the capacitors are not same, मतलब different, but the potential difference is same, then the combination is said to be parallel combination। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, और पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होता है लेकिन क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जितना अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच ऑफ देम। तो पहले के अक्रॉस V होगा, दूसरे के अक्रॉस भी V होगा, तीसरे के अक्रॉस भी V होगा। यहाँ पे जैसे पिछले केस में
पिछले केस में तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तुम बोल रहे थे कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर्स, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तो वैसा लिख नहीं सकते, यहाँ तो V1 और V2 और V3 ये सभी V है, लेकिन यहाँ पे what happens is total charge on the system of capacitors is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, right? Clear? पक्का? Sure? तो यहाँ पे total charge Q is Q1 plus Q2 plus Q3, वहाँ पे V equal to V1 plus V2 plus V3 था, यहाँ पे Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 है। Good? फिर वही स्टोरी है, what is C? Q by V, तो what is Q? CV। मुझे Q1 लिखना तो मैं क्या लिखूंगा, C1 V1, लेकिन V1 V2 V3 क्या था, सेम था। मुझे Q2 लिखना तो क्या लिखूंगा, C2V, और Q3 लिखना तो क्या लिखूंगा मैं, C3V। इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will have Q equal to Q1 is C1V, Q2 is C2V and Q3 is C3V, तो Q equal to आ गया C1 plus C2 plus C3 into V, इक्वेशन नंबर 3। देन ऑफ कोर्स अभी कब से मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन की बात चल रही है तो हम लोग ना जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, ये बैटरी था तो यहाँ पे ये आपका बैटरी या सेल जो भी होगा वो, बाय द वे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल? A single cell is a cell and a combination of cells is a battery. Okay, good. तो यहाँ पे मैं सारे कैपेसिटर्स को रिमूव करके एक सिंगल लगा रहा हूँ, उसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट। लेकिन ये किस में थे, पैरेलल में थे, तो क्या बोलते हैं इसको, सीपी। तो अगेन यू नो चार्ज इज इक्वल टू, तुमने ही बोला चार्ज इक्वल टू क्या है, सीवी है, सीवी है। इक्विवेलेंट सर्किट पे जब मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो टोटल चार्ज तो Q है, इस इक्विवेलेंट पे चार्ज कितना है, Q है, बराबर। लेकिन ये कैपेसिटर का नाम क्या दिया है, Cp, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिख रहा है, सेम। तो फ्रॉम 3 and 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम। तो CPV इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, V भी हो जाएगा कैंसिल, तो CP क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन पैरेलल यू जस्ट ऐड ऑल द कैपेसिटेंसेस टू गेट इक्विवेलेंट, और अगर n कैपेसिटर होंगे तो फॉर n कैपेसिटर्स you will have Cp equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn, और उसमें भी अगर ये सारे कैपेसिटेंसेस की वैल्यूज सेम हो गई तो you will have Cp equal to C plus C plus C plus how many times, n times, तो you will have n into C। अब सेम एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास अगर 5 कैपेसिटर थे 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के, 100 उनको मैंने पहले सीरीज में कनेक्ट किया, तो व्हाट इज इक्विवेलेंट, 100 by 5 20। अगर उसी को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितना, 500। तो व्हेन यू कनेक्ट capacitors in parallel the effective capacity increases and in series decreases। इस पे नीट में क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि कैपेसिटर की कैपेसिटी कम करनी हो तो उसको तुम कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में, और बढ़ानी हो तो पैरेलल में। यहाँ तक क्लियर, पक्का। इसका डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, इसके डेरिवेशन में यू डोंट हैव मच। तो इसके डेरिवेशन में तुम्हारे पास क्या था, यू हैड दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 to 4 ways ऑफ डिफाइनिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आई एम नॉट गोइंग टू दैट अगेन। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर थे, C1 C2 C3, चार्ज ऑन द फर्स्ट इज Q1, ऑन द सेकंड इज Q2 एंड ऑन द थर्ड इज Q3। इसको तुमने कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट V। सो इन दिस केस you have total charge Q on the system as Q1 plus Q2 plus Q3। कैपेसिटर्स इन सीरीज में कहाँ से स्टार्ट करते हैं,
V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट C इज Q बाई V, तो Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू C1 V1, लेकिन V1 V2 V3 क्या है, V है, तो C1 V, C2 V, C3 V, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यू हैव Q इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, करेक्ट, तो V कॉमन निकल गया, देन कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये था कि मैं इन तीनों को हटा के एक सिंगल लगा देता हूँ और ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया आपका। तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो कैपेसिटेंस होगा उसको मैं बोलूँगा C इक्विवेलेंट या फिर CP, तो Q इक्वल टू CPV। इक्वेशन 4 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, जस्ट इक्वेटेड यू गेट C1 प्लस C2 प्लस C3, n होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n टाइम्स Cn, और अगर सबकी वैल्यू सेम हो गई तो यू गेट n इंटू C। क्लियर? ओके, लेट मी सी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और इफ वी हैव टाइम टू कवर दैट टॉपिक। सो अगला टॉपिक है बड़ा, पर हमारे पास है 8 मिनट तो नहीं हो पाएगा, वी हैव टू स्टॉप हियर फॉर टुडे।